हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अप्लाइड केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है यहाँ पर परमाणु संरचना तथा आवर्त सारणी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका जो अप्लाइड केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर के कुछ वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। इससे कि पहले वीडियो में फ्रेंड्स हमने पढ़ा है पावली का अपवर्जन नियम के बारे में, क्या होता है, हुंड का नियम पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का फ्रेंड्स सिद्धांत हम पढ़ चुके हैं और आप बाउ नियम भी पढ़ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, प्लेलिस्ट में जाने के लिए आपके स्क्रीन पर एक आई बटन दिखाई देगा। जैसे ही आप आई बटन पर क्लिक करते हैं, आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट पर पहुंच जाएंगे और वहां से आप जितने भी वीडियो मैंने अभी तक अपलोड किए हैं अप्लाइड केमिस्ट्री के, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर करें। तो आइए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। समस्थानिक और संभारिक के बारे में पढ़ेंगे और आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे श्रोडिंगर तरंग समीकरण, n+l का रूल, ऑर्बिट तथा ऑर्बिटल में अंतर, समस्थानिक और संभारिक में अंतर। काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स वीडियो होने वाला है, तो आप अंत तक वीडियो के बने रहें। तो आइए हम जानते हैं कि समस्थानिक क्या होते हैं। तो समस्थानिक वे होते हैं कि किसी एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्याएं क्या होती हैं फ्रेंड्स, भिन्न होती हैं और परमाणु क्रमांक समान होते हैं, वो हमारे समस्थानिक कहलाते हैं। कहने का मतलब है जिन परमाणुओं की द्रव्यमान संख्याएं भिन्न होती हैं लेकिन परमाणु क्रमांक समान होते हैं, वही हमारे समस्थानिक कहलाते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है आपका, यहाँ पर जैसे है हाइड्रोजन के समस्थानिक। अब हाइड्रोजन का समस्थानिक 1H1, 1H2, 1H3। अब यहाँ पर देखिए, पहला आपका प्रोटियम है, दूसरा आपका ड्यूटीरियम है और तीसरा आपका क्या है फ्रेंड्स, टाइटेनियम है। यहाँ पर परिभाषा के अनुसार कह रहा है कि परमाणु क्रमांक समान है। तो फ्रेंड्स, सभी के परमाणु क्रमांक तो समान है, लेकिन यहाँ पर क्या है, परमाणु भार क्या है फ्रेंड, द्रव्यमान जो संख्या है वे हमारे क्या है, भिन्न भिन्न है। तो ये आपका हो गया फ्रेंड्स जो आपका यहाँ पर समस्थानिक क्या होते हैं वो उसकी डेफिनेशन यहाँ पर हो गई। आपका नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पर फ्रेंड्स दिया गया है कि जैसे कार्बन के समस्थानिक, जैसे 6C12, 6C13 और 6C14, जो यहाँ पे आपके कुछ कार्बन के समस्थानिक भी दिए हैं, जिसमें यहाँ पर परमाणु क्रमांक तो समान है लेकिन यहाँ पर द्रव्यमान संख्याएं क्या है फ्रेंड्स, भिन्न है। तो ये था फ्रेंड्स आपका समस्थानिक क्या होता है। अब फ्रेंड्स पढ़ते हैं कि संभारिक क्या होते हैं। तो संभारिक क्या होता है, तो भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या क्या होती है फ्रेंड्स, समान होती है परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं, संभारिक कहलाते हैं। वहां पर था फ्रेंड्स समान तत्व थे, यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, तत्व भी हमारे क्या है, अलग अलग हैं और जिनकी द्रव्यमान संख्याएं क्या हो फ्रेंड्स, समान हो। कहने का मतलब है जो हमारा तत्व हो वो अलग अलग हो और उनकी द्रव्यमान संख्याएं क्या हो फ्रेंड्स, समान हो परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न हो, तो वही हमारे संभारिक कहलाते हैं। जैसे 1H3 एंड 2H3। इसी तरह आपका 6C40 और यहाँ पर 7N14। यहाँ पर कुछ इस प्रकार का आपका उदाहरण दिया हुआ है समस्थानिक और संभारिक के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स, अब पढ़ते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक, समस्थानिक तथा संभारिक में अंतर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपकी बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है। 5 नंबर में फ्रेंड्स पूछा जाता है कि समस्थानिक तथा संभारिक में क्या अंतर होते हैं। तो यहाँ पर पढ़ते हैं समस्थानिक का पहला टॉपिक। समस्थानिक एक ही तत्व के वे विभिन्न परमाणु होते हैं जिनके परमाणु भार क्या होते हैं, जिनके परमाणु भार भिन्न तथा परमाणु संख्याएं समान होती हैं। और संभारिक में पहला टॉपिक होता है कि संभारिक भिन्न तत्वों के वे परमाणु होते हैं जिनमें परमाणु भार समान होते हैं परंतु परमाणु संख्या भिन्न होती है। यहाँ पर देखिए, इसमें कह रहा है एक ही तत्व के विभिन्न परमाणु और इसमें कह रहा है कि विभिन्न तत्वों के परमाणु। तो यहाँ पर डिफरेंस आप याद रखिएगा इस प्रकार से। सेकंड पॉइंट आपका कह रहा है कि इनके केंद्रों में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का योग भिन्न होता है और परमाणु केंद्रकों का संगठन भी क्या होता है फ्रेंड्स, भिन्न होता है। आपका नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है कि इनके केंद्रकों में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का योग क्या होता है फ्रेंड्स, समान होता है।
परंतु उनके केंद्रकों के संगठन क्या होते हैं फ्रेंड्स, भिन्न होते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। किसमें? समस्थानिक या आइसोटोप्स में न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। और आइसोबार संभारिक में इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्याएं भी क्या होती हैं फ्रेंड्स, भिन्न होती हैं। इसमें न्यूट्रॉनों की खाली संख्याएं भिन्न होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों की संख्याएं भिन्न होती हैं। चौथा पॉइंट आपका कह रहा है कि इसमें प्रोटॉन संख्या समान होने के कारण इनके इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था समान होती है। और संभारिक क्या होते हैं? इनमें परमाणु संख्या भिन्न होने के कारण इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी भिन्न होते हैं। जाहिर सी बात है, यदि आपका परमाणु संख्या अलग होगी तो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अलग ही होगा। आपका पांचवा पॉइंट है, इसमें रासायनिक गुण समान होते हैं और संभारिक में क्या होते हैं फ्रेंड्स, रासायनिक गुण भिन्न होते हैं। यहाँ पर आपका छठा पॉइंट कह रहा है कि समान परमाणु संख्या के आधार पर इन्हें आवर्त तालिका में एक ही स्थान पर क्या है, रखा गया है। और संभारिक को क्या है फ्रेंड्स, परमाणु संख्याओं में भिन्नता के कारण इन्हें आवर्त तालिकाओं में विभिन्न स्थानों पर रखा गया है। आपका फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए इसको भी। तो श्रोडिंगर जो है वो डी ब्रॉगली के विचार से श्रोडिंगर ने यांत्रिकी तरंग का सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे हम श्रोडिंगर समीकरण कहते हैं। यहाँ पर यह बताता है कि यह इलेक्ट्रॉन की अवस्था को, जिसको हम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी कह सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा कि यहाँ पर देखिए कुल ऊर्जा नाभिक के सापेक्ष स्थितिज ऊर्जा को यहाँ पर V से डिनोट करते हैं, प्लांक नियतांक को H से डिनोट करते हैं स्मॉल, जिसका मान होता है 6.6 × 10⁻⁻⁴ जूल होता है। और यहाँ पर x होता है फ्रेंड्स, x के सापेक्ष जो वेग होता है वो u होता है। यहाँ पर फलन को हम साइन से व्यक्त करते हैं, ये हमारा तरंग फलन होता है। तो यहाँ पर नोट पॉइंट आपका कुछ इस प्रकार दिया गया है कि कह रहा है कि इस समीकरण के द्वारा तरंग फलन की गणना की जाती है। हाइड्रोजन के परमाणु के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण ज्ञात की जाती है। आपका पहला पॉइंट कह रहा है कि हाइड्रोजन का परमाणु है, फिर सेकेंड पॉइंट मुक्त कण है, और तीसरा आपका त्रिविम कण के लिए मान होते हैं। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड एक्सिस के लिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार का समीकरण बनता है। यहाँ पर देखिए तरंग समीकरण का या तरंग फलन का, तो यहाँ पर होता है ये आपका डेल साई, ये आपका साई का निशान है फ्रेंड्स, ये आपका डेल का निशान होता है कुछ इस प्रकार का। देख लीजिए यहाँ पर डेल स्क्वायर साई अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपान डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपान डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m/h स्क्वायर। और यहाँ पर E-v साई इक्वल्स टू आपका 0 होगा। यहाँ पर E आपका कुल स्थितिज ऊर्जा को डिनोट करता है, v आपका वेग को डिनोट करता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट नोट पॉइंट देखिए, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहा है, किसी भी कक्ष के लिए अधिकतम कक्षक या उपकोष की संख्या फ्रेंड्स हमारी क्या होती है, n² होती है। और किसी भी कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने की जो फार्मूला होता है वो होता है फ्रेंड्स 2n² होता है। अब फ्रेंड्स आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और नियम देखते हैं, n+l रूल क्या होता है उसको जानते हैं, उसके बारे में समझते हैं। तो कह रहा कि इस नियम के अनुसार कोई नया इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष में भरा जाता है जिसके लिए n+n का मान फ्रेंड्स क्या होता है, कम होता है। और इन दोनों उपकोष के लिए n+l का मान समान है तो नया इलेक्ट्रॉन, कह रहा कि यदि दोनों उपकोष के लिए n+l का मान समान है तो नया इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में भरा जाता है जिसके लिए n का मान कम होता है। आइए फ्रेंड्स हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे आपका 3D व 4s उपकोष दे दिया गया, आपसे पूछ लिया गया कि बताइए किसमें इलेक्ट्रॉन पहले प्रवेश करेगा, तो यहाँ पर हम n+l रूल लगा देते हैं। तो n की वैल्यू आपकी कितनी दी है, यहाँ पर 3 दे रखी है। और यहाँ पर देखिए और d की वैल्यू SPDF होता है, तो यहाँ पर d की वैल्यू आपकी 2 रखी है। जब इसको हम फ्रेंड्स ऐड करते हैं तो यहाँ पर आपकी वैल्यू कितनी आ जाती है फ्रेंड्स, आपकी वैल्यू 5 आ जाती है। आपका s का हो गया, इसमें जो होते हैं फ्रेंड्स इसके लिए n+l रूल लगाइए। यहाँ पर n की वैल्यू 4 दे रखी है और s के लिए l की वैल्यू फ्रेंड्स यहाँ पर कितनी होती है, 0 होती है। जहाँ पर इसी तरह यहाँ पर जैसे d के लिए l की वैल्यू थी कितनी फ्रेंड्स, 2 होती है। और यहाँ पर s के लिए मतलब n यहाँ पर s के लिए जो वैल्यू होती है l की वो 0 होती है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है। तो नियम कह रहा है कि कोई नया इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष में भरा जाता है जिसके लिए n+l का मान कम होता है। तो यहाँ पर n+l का मान 3D के लिए 5 आया और यहाँ पर n+l का मान 4s के लिए 4 आया। तो यहाँ पर नया इलेक्ट्रॉन 4s उपकोष में भरा जाता है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं, जब हमारे n की संख्या बराबर हो तब यहाँ पर दिया है 5p और 6s
इस उपकोष में आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है कि किसमें पहले भरा जाएगा। तो यहाँ पर n+l रूल लगाइए। यहाँ पर n की वैल्यू 5 दे रखी है, p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर आ गया 6। और यहाँ पर n की वैल्यू 6 दे रखी है, s की वैल्यू l के लिए 0 होती है, तो यहाँ पर आ गया 6। अब यहाँ पर देखिए n+l दोनों की वैल्यू समान है, तो यहाँ पर कैसे करेंगे, यहाँ पर जो इसके लिए वैल्यू निकालते हैं फ्रेंड्स, जैसे s के लिए, जैसे हमने p के लिए l की वैल्यू कहाँ से देखी, इधर से 0 1 2 s p d f कुछ इस प्रकार के मान होते हैं। s के लिए वैल्यू 0 होती है, p के 1 होती है, d की 2 होती है और f की 3 होती है। इसी तरह यहाँ से l और s के l के वैल्यू के मान यहाँ पर रखे गए हैं। तो यहाँ पर दोनों के n+l के क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, n की वैल्यू समान है। तो रूल कहता है यदि दोनों उपकोष के लिए n+l के मान समान है तो नया आपका इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में भरा जाता है जिसके लिए इस n की वैल्यू कम होती है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर n की वैल्यू किसके लिए कम है, तो यहाँ पर नया इलेक्ट्रॉन 5p उपकोष में प्रवेश करेगा क्योंकि यहाँ पर इसकी n की वैल्यू कम है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा। फ्रेंड्स समझ आया हो तो वीडियो को आप जरूर लाइक करिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। आपका पूछा जाने वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक कक्ष तथा कक्षक में अंतर, ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल में डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में। तो आपका ऑर्बिट में पहला पॉइंट है, कह रहा है यह परमाणु के नाभिक जिसको हम केंद्र बोलते हैं के चारों ओर चक्रीय पथ होता है या चक्रीय पथ में गति करता है, जिस पर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं फ्रेंड्स, भ्रमण करते हैं। इसका पहला पॉइंट है, कह रहा कि यह परमाणु के नाभिक के बाहर का वह भाग होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की अधिकतम संभावना होती है। यहाँ पर आपका नेक्स्ट पॉइंट कहता है, सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि यह आकृति में चक्रीय होते हैं। जो आपके कक्षक होते हैं फ्रेंड्स, कक्ष होते हैं, वो आकृति में चक्रीय होते हैं। और आपके कक्षक की क्या विशेषता होती है, इनकी विभिन्न आकृतियां हो सकती हैं, जैसे एक कक्ष गोलाकार तथा एस कक्ष आपका गोलाकार हो सकता है, पी कक्ष आपका डंबलाकार हो सकता है। यहाँ पर थर्ड पॉइंट कह रहा है कक्ष में कि यह इलेक्ट्रॉन का भ्रमण केंद्रक के चारों ओर एक ही तत्व में, एक ही तल में प्रदर्शित करता है। कौन, कक्षक। यहाँ पर कक्ष होता है, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका कक्ष होगा, यहाँ पर आपका कक्षक का है कि यह इलेक्ट्रॉन का भ्रमण केंद्रक के चारों ओर तीनों दिशाओं में एक्स वाई तथा जेड तीनों एक्सिस में प्रदर्शित करता है। आपका चौथा पॉइंट है, कह रहा है कि कक्ष में कि किसी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² होती है, जबकि n कक्ष का जो क्रम होता है वो अतः पहले, दूसरे तथा चौथे कक्ष में अधिकतम जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या फ्रेंड्स कितनी होती है, 2 8 18 32 होती है। आपका यहाँ पर नेक्स्ट इसका कक्षक में क्या हो जाएगा, कह रहा है कि पाउली के अपवर्जन के सिद्धांत के अनुसार किसी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या फ्रेंड्स अधिकतम कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है। तो फ्रेंड्स ये था आपका टॉपिक जो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े हैं फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप जरूर लाइक करिए, दोस्तों को भी वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपको इसकी PDF और नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जहां मैं इसकी PDF और नोट्स आपको प्रोवाइड कराता रहता हूं। तो फ्रेंड्स आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका नेक्स्ट वीडियो होने वाला है फ्रेंड्स, वहां पर पढ़ेंगे तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, मेंडलीव का आवर्त नियम पढ़ेंगे और आधुनिक आवर्त नियम या मेंडलीव के आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स हम SPDF जो ब्लॉक के तत्व हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।